चलिए बेटा लास्ट टॉपिक कराया था, आरा से बिल्कुल देख लो। हाँ लास्ट टॉपिक कराया था डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स। और उसके बाद बोला था बेटा याद करो एनी यूनिट वेक्टर इन स्पेस, क्या बोला था बता दो। कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये वाली बात हुई थी हमारी, है ना। अच्छा अब इस यूनिट वेक्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बात बताना जरूरी है आपको, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर दी एंगल्स मेड बाय ए वेक्टर विद दी, बताओ, एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। बोलो यहां तक समझ आया, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि सर ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, एक क्वेश्चन है, आई थिंक ये पूछा भी गया था शायद एक साल बोर्ड में ऑलरेडी आया हुआ है कि फाइंड ऑल यूनिट वेक्टर्स, यानी कि अब जनरल यूनिट वेक्टर बताना है। फाइंड ऑल यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन, क्या वर्ड यूज कर रहा है, फाइंड ऑल यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। लिख देना एक बार, फाइंड ऑल यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई। अब प्लीज सब बच्चे हाथ रखेंगे, पहले समझाने देंगे, ठीक है बेटा। देख अगर यूनिट वेक्टर कहीं भी पूछ रहा है ना तो हम स्पेस पर लिखेंगे पहले और फिर उसको प्लेन में लाके देखेंगे कैसा दिखाई देगा, ठीक है। ओके अगर मान लो फिलहाल अगर मान लो ये मैं एक्स एक्सिस ले लूं और ये वाई एक्सिस ले लूं, ठीक, तो आप श्योर है कि ये जेड एक्सिस होगा, बोलो। और ये कौन सा प्लेन है, अच्छा हमसे पूछा कि यार एक्स वाई प्लेन में जितने भी यूनिट वेक्टर हैं सारे बता दो, तो आप लिखेंगे तो ये मिसलेनियस में ना पहला एग्जांपल है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तो कुछ अलग कंसेप्ट लगाया है, एक यूनिट सर्कल ही बना दिया है ना, और यूनिट सर्कल बना के इसको थीटा लेके कॉस थीटा साइन थीटा करके कुछ ना कुछ निकाला है बेचारे ने। लेकिन हम अगर कहेंगे हमें ये बात पूरी तरह से पता है पहले से कि कोई भी यूनिट वेक्टर सर स्पेस में अगर बात करते हो तो ये होगा, सही है। हम मान रहे हैं कि यार ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है, ये लो जी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, पहले समझाने देना फिर जो मैं लिखवाऊंगा वो लिखना होगा। और ये हमारा जेड एक्सिस, हम मान लेते हैं कोई ये यूनिट वेक्टर है, लो दिस इज यूनिट वेक्टर इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अच्छा ठीक है, जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, तो बताओ अल्फा की वैल्यू मैंने कितनी कह दी, एग्री कर रहे हो। अच्छा अब मुझे जल्दी से बताओ कि वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू हमने कितनी कह दी, 90 माइनस थीटा कह दिया। अब गामा पे आते हैं, ठीक है। अब हम बताओ ये जेड एक्सिस से ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 90, यानी गामा कितना हो गया 90। अगर कोई बोले कि यार एनी यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लिखो तो आप क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, अभी लिखो मत प्लीज, cos थीटा आई कैप प्लस cos 90 माइनस थीटा जे कैप प्लस cos 90 के कैप, बोलो हाँ या नो। वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर, जो भी वेक्टर का नाम ले रहे हो आप, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए विद द एक्स एक्सिस, बोलो हाँ या ना। अच्छा आपने कहा ठीक है सर, तो ये आएगा कितना, देखो जरा ध्यान से, cos थीटा आई कैप sin थीटा जे कैप, अब ये जीरो हो गया, लो जी आप, ये तो बड़ा आसान हो गया यार। अगर एक्स वाई प्लेन में कोई भी यूनिट वेक्टर रखना है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो ना, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, बोलो, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी 1 आएगा। अच्छा अगर कोई कहे कि नहीं मुझे वाई जेड प्लेन में निकालना है, सुन लो, cos थीटा वाई जेड प्लेन है जे कैप प्लस sin थीटा के कैप। अगर मुझे एक्स जेड प्लेन में निकालना, ध्यान से सुनना, कौन से प्लेन में, एक्स जेड, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा। अच्छा सर एक बार बताओ, इज इट मैंडेटरी कि हर बार पहला वाला पहले के साथ, कोई जरूरी नहीं है, साइन आगे कर लो cos इधर कर लो, लेकिन उसके हिसाब से फिर आपको बताना पड़ेगा कि थीटा कहाँ से कौन सा एंगल है ना।
यानी कि अगर मैं थीटा इधर से ले लूं तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, अपने आप हिसाब किताब वही आ जाएगा घूम फिर के। अब इसको कभी भी अगर आपको लिखना है तो जो बुक में मेथड दे रखा है यूनिट सर्कल वाला वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, समझना वो भी जरूरी है, लेकिन अभी उसको नहीं लिख रहे हैं। अभी हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। लिखो let a vector is a unit vector in xy plane let a vector be the unit vector in xy plane which makes angle theta with the x-axis, सही है। Therefore अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा, बीटा इज इक्वल टू एंड गामा इज इक्वल टू, और यहां पर रीजन देखिए क्या लिखोगे, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए वेक्टर, ए पर एरो लगा देना, ए वेक्टर विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एक्स एक्सिस y axis and z axis respectively. बोलिए Yes sir. therefore so a vector should be equal to cos alpha I cap cos beta j cap cos gamma k cap, और बेटा इनकी वैल्यू उठा कर रख दीजिए, what you will get cos theta I cap cos 90 minus theta j cap प्लस cos 90 k cap, और नेक्स्ट लाइन में बेटा यू विल गेट cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, और एकदम से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज या रिप्रेजेंटेशन आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा एनी यूनिट वेक्टर इन स्पेस इज दिस, लिख दिया पहले, वेयर अल्फा बीटा ये सब लिख लिया। सुनो ये पूरी लाइन लिख सकते थे, एनी यूनिट वेक्टर इन स्पेस, पहले ये लिख लिया, पूरी ये चीज लिख ली वहां से यहाँ पूरा। इसके बाद लिखेंगे फॉर एक्स वाई प्लेन अल्फा इज इक्वल टू थीटा, बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, गामा इक्वल टू 90। अब यहाँ पर क्या दिखाना था, क्या बताना था, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, बस इतनी सी बात बताई, तब भी यही आता है। समझ में आ रहा है? आप लैंग्वेज कैसे भी बोल्ड कर सकते हो, समझ में आ गई बात? तो बुक वाला मेथड हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये वाली बात समझो, जल्दी करो। इसको अगर मैं इस तरीके से कहूं कि एनी यूनिट वेक्टर इन वाई जेड प्लेन, ठीक है, वेयर द यूनिट वेक्टर मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द वाई एक्सिस, तो आप बता सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल सर cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप। बोलो, आप सुनना ध्यान से, एनी यूनिट वेक्टर इन वाई जेड प्लेन, ठीक है, वेयर द यूनिट वेक्टर मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द z एक्सिस। अब बताओ cos 60 j cap cos 60 j कैप प्लस sin 60 j कैप। समझ में नहीं आई बात? ये समझ में नहीं आया सर, ये वाला समझ में नहीं आया। सुनो, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो z एक्सिस है, यानी cos वाला आइटम उसके साथ जाएगा, यानी cos 30 क्या होगा k कैप, तो sin 30 क्या होगा j कैप, और sin 30 और cos 60 तो बराबर होते हैं, इसलिए आप उसको साथ में एडजस्ट कर सकते हो। नहीं तो बेटर ये है कि जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ आप cos रखो, यानी आंसर विल बी व्हाट, cos 30 k कैप प्लस sin 30 j कैप। समझ में आया? क्लियर होगी बात दिमाग में या नहीं? चलो एक क्वेश्चन लिख लो, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन, राइट एनी यूनिट वेक्टर्स, any unit vector, write any unit vector in YZ plane if unit vector makes 30 degree angle, if unit vector
makes 30 degree angle with the z axis. डायग्राम जरूर बना देना with the z axis. चलो साइड में डायग्राम बनाओ और डायरेक्ट आंसर दो. लैंग्वेज तो आपको पता है, एनी यूनिट वेक्टर इन स्पेस ऐसे कर लेना. अब बताओ ये कौन सी एक्सिस ले लूं? y. अरे बोलो. और ये कौन सी रहेगी? z. अच्छा, आपका मान लो यूनिट वेक्टर ये है स्मॉल a, तो ये कितना एंगल बना रहा है? कहां से बना रहा है? z. इधर से कितना बना रहा है? 20. इधर से कितना बनाएगा? 60. ये मेरा तरीका सीखो, है ना? 90 - 30 सही है. अब लिख दो फटाफट. आप बताओ अल्फा की वैल्यू. अरे जल्दी बताओ. अल्फा 90, बीटा 90 - 30 या 60 और गामा 38. कर लो इसको. तो अब आप यहाँ लिखें एनी यूनिट वेक्टर इन स्पेस, ठीक है, फॉर द गिवन कंडीशन अल्फा इज 90, बीटा इज इतना, गामा इज इतना एंड गिव द आंसर. जल्दी करो आंसर. डन. हटा दे सर. हमने सेकंड एक्सरसाइज कर लिया था, नहीं अभी स्टार्ट किया नहीं किया था ना, करने वाले हैं आज. ओके, आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पूरा करेंगे. सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया आपको? नहीं पढ़ाया. सेक्शन फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ाया वेक्टर के अंदर. हेडिंग डालिए. ये हो जाएगा. हेडिंग डालो बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला. देखो कुछ भी दम नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर, वो पुराना जो हमने पढ़ा है वही है. प्लीज इधर देखो बेटा, ये सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं. ये हमारा ए पॉइंट है. अरे यार प्लीज बातें नहीं करो, तुम दोनों बहुत ज्यादा बात कर रहे हो. बी पॉइंट है. इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं. पोजीशन वेक्टर मतलब कहीं ओरिजिन होगा, उससे इसका जो वेक्टर है वो दे रखा है. स्मॉल ए वेक्टर मान लेते हैं इसको, ये गिवन है. ये स्मॉल बी वेक्टर है बेटा, ये भी गिवन है. अब दो तरह का डिवीजन हो सकता है, एक तो इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन. याद है 11th क्लास में पढ़ा था ऐसा. तो मान लो कोई पॉइंट आर है जिसका पोजीशन वेक्टर आपसे पूछ रहा है, जो इस ए बी लाइन ज्वाइनिंग ए बी को डिवाइड कर रहा है m/n. किसमें डिवाइड कर रहा है? रेशियो की बात बता दें तो भैया AR रेशियो BR, ये कितना दे रखा है? सिंपल सी बात. अच्छा, ये वेक्टर हमें निकालना है आर वेक्टर. देखो जैसे हम लोग पहले करते थे वही सेम काम है. यहाँ और आसान है उल्टा, कि आर वेक्टर अगर आप निकाल रहे हो सेक्शन फॉर्मूला में, याद क्रॉस में मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा है? तो जैसे क्रॉस में चलोगे तो क्या आएगा? m × b वेक्टर. इंटरनल है तो प्लस, एक्सटर्नल होगा तो माइनस सॉरी प्लस n × a वेक्टर अपॉन. ये है इंटरनल डिवीजन के लिए. अब सर ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए कैसा दिखेगा? देखो एक्सटर्नल के लिए क्या हो सकता है? आर इस ए बी लाइन को जब हम आगे प्रोड्यूस करें या पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तब जाकर कहीं आर पॉइंट हो सकता है. तो डिपेंडिंग ऑन कि m बड़ा है कि n बड़ा है. अगर मान लो बेटा m बड़ा है यानी a से लेके r तक की डिस्टेंस क्या है? बड़ी है. n छोटा है, स्मॉल n छोटा है, यानी कि b से लेके r तक की डिस्टेंस छोटी है. तो आप बताओ कि जो हमारा r पॉइंट होगा वो a और b में किसके क्लोज होगा? b के क्लोज होगा. तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर एक्सटर्नल डिवीजन है और डायग्राम बनाना है, तो ये आपका a पॉइंट ये b पॉइंट, इसको प्रोड्यूस करने पे यहाँ पर कहीं पर जाके क्या मिलेगा आपको? r. अच्छा, पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट अभी भी सेम रहेगा कि ये हमारा a वेक्टर है, ये हमारा b वेक्टर है और ये हमारा कौन सा वेक्टर है? r. अब यहाँ पर अगर आप r वेक्टर निकालते हैं, देखो रेशियो भी वही है m/n. a से लेके r का और b से लेके r का, ये कितना है? m/n. तो यहाँ पर बस जहाँ पे प्लस लगा वहाँ पे लग जाएगा माइनस. सब कुछ सेम रहेगा. r वेक्टर इज इक्वल टू m × b वेक्टर माइनस n × a वेक्टर अपॉन m माइनस. अरे भाई बात समझ में आ रहा है? अच्छा, आप कहेंगे सर कि अगर मान लो ये सर इधर में तब भी का सेम रहेगा? हाँ बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना. तो तीसरा केस यहाँ पर हो सकता है, इट विल बी लाइक दिस, कि ये हमारा a, ये हमारा b, और इसको प्रोड्यूस करने पे मान लो यहाँ पे a ले लेते हैं, ये b लेते हैं, इसको प्रोड्यूस करने पे यहाँ पर कहीं पे बेटा r आ रहा है. ये हमारा ओरिजिन, ये देखो OA वेक्टर, ये OB वेक्टर और ये OR. अब बताओ r वेक्टर, तो a से लेके r इस बार छोटा है. इस वाले केस में बेटा m क्या था? बड़ा था n से. अब इस वाले केस में m क्या है? छोटा है.
देखो ये r जो है a के करीब पहुंच गया, तो यहाँ पर अगर आप r वेक्टर निकालेंगे तो इट शुड बी व्हाट माइनस n इनटू a वेक्टर अपॉन, अरे बोलो बात समझ में आ रही है? ये आपको याद रखना है। अरे बोलो, इसके ऊपर बेटा केवल सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर 2 मार्क्स कि भाई देखो ऐसा है, ये दे रखा है रेशियो, बताओ कि क्या क्या नाम है, क्या पॉइंट आएगा या उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, उससे निकालो। ठीक है, सिंपल। काफी बच्चे तो क्या करते हैं, वेक्टर का काम ही नहीं करते, वो अभी भी 11th वाले तरीके से कर देते हैं। पॉइंट आ जाता है, कहते हैं लो भी इसका पोजीशन वेक्टर है, मान लो पॉइंट आ गया 3 2 1, तो कह दिया कि पोजीशन वेक्टर शुड बी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप या k कैप। समझ में आ रहा ना? तो वैसे भी कर सकते हो, वैसे ये ज्यादा आसान है इसलिए हम लोग इसको बता देते हैं। ठीक है, अब इसी में कह देगा कि नहीं यार एक काम करो, मिड पॉइंट का बताओ, तो मिड पॉइंट पे आप बताओ इंटरनल डिवीजन होगा या एक्सटर्नल? इंटरनल ही होगा, तो मिड पॉइंट बताएगा तो इन दोनों का रेशियो कितना जाएगा 1/1, तो बेटा 1 into b वेक्टर प्लस 1 into a वेक्टर अपॉन 1 plus 1 2, यानी सिंपल मिड पॉइंट के केस में r वेक्टर शुड बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। तो लिख दो इन केस ऑफ मिड पॉइंट r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। बेटा ये तीनों जरा केसेस फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिया यहाँ तक? स्टार्ट करें? देखो सेकंड एक्सरसाइज पूरा करना, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। आपका ये चैप्टर बिल्कुल धरा सही है, कुछ भी दम नहीं है इसमें, बस बेसिक्स पे थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा हल्का सा। जो अभी देखो आज 3rd डे, इसको पढ़ाते पढ़ाते मैंने 5-6 दिन का टारगेट मांगा था ना, 6 दिन, तो 3rd डे आज है, 4th डे आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट सिखाएंगे, 5th और 6th दोनों दिन हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद 3D के लिए मुझे चाहिए 4 केवल समझाने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए तो उसमें बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम करते रहेंगे, लेकिन मैं जिस तरीके से समझाऊंगा उस तरीके से आप क्वेश्चन तो धड़ाधड़ करना शुरू कर देंगे, ज़्यादा दम नहीं है। और अब उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोबेबिलिटी पे मुझे लगेगा 3 दिन। ठीक है, तो 4 3 7 8 9 10 दिन मान लो, आज से 10 दिन जोड़ लो, हमारा हिसाब किताब बन जाएगा। इसके बाद अभी मैंने सर से बात करी थी कि भाई आफ्टर 20 है ना, जब नए सेशन स्टार्ट हो जाएंगे बाकी बच्चों के, तो हमें कैसे करना है। तो बेटा मॉर्निंग की टाइमिंग रख रहे हैं सर लोग की, तो मैं भी मॉर्निंग की टाइमिंग रख दूँ। ठीक है, मॉर्निंग की टाइमिंग सुबह उठने की प्रैक्टिस कर लें। हटा दे से 9 बजे उठूंगा भाई, 7 बजे मैक्सिमम, इससे आगे करने का सेंस ही नहीं है भाई। 7 से 8 8 से 9 9 से 10 पढ़ कर ना जाओ, पूरा दिन बचा रहेगा। सुनो ऐसा है, उसके बाद एक सेकंड मेरी भी सुन लो, उसके बाद भी अगर आपको चाहिए काम वगैरह को टाइम या किसी बच्चे को, तो मैं 1 घंटा फ्री रख लूंगा अपना, 1 घंटा तो अभी फ्री रहेगा, 1-1.5 महीने 2 महीने, तो कोई दिक्कत नहीं। आप उस टाइम पे आओ, अपना प्रॉब्लम्स लो, डाउट लो और जाओ। सुबह वाली क्लास रेगुलर कर लो। जब अगर ये सिलेबस हो गया, उसके बाद तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिपेयर्ड हो तो जरूरत नहीं है, सिर्फ उस दिन आओ जिस दिन मैंने लंबी क्लास रख दी 5-6 घंटे की। ठीक है, और रखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा के देख लिया 6 घंटे में, खाली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ है और वो भी जो है बाय पार्ट्स नहीं हुआ। ठीक है, 6 घंटे में सोचिए। तो अगर मैं AOI में जाता हूँ तो मुझे 3 घंटे 4 घंटे AOI में भी लगेंगे। एक दिन डिफरेंशियल इक्वेशन में जाता हूँ 3 घंटे 3.5 घंटे तो उसमें भी लगेंगे। हाँ, इस वाले चैप्टर में अच्छी बात है कि रिवीजन में आपको टाइम नहीं लगता। इस वाले चैप्टर में ना रिवीजन में सीधा क्वेश्चन ही स्टार्ट होगा, तो ये फायदा है बस इसमें। हटाओ से चलिए, अब बेटा आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। लॉग बुक दे दो, किसके पास है, जल्दी दो। ये ना आए तो मतलब बुक मिलेगा ना, फोन मिलेगा, फोन है हाँ, फिर फोन मिलेगा। चलो, अब मैं क्वेश्चन 1 by 1 रीड कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट आंसर बताना कि होगा कि नहीं होगा। जो करने लायक होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी लिखना बंद कर दो तुम लोग। 10.2 ठीक है,
कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। बेटा वेक्टर्स दे रखे आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, फॉर्मूला पता सबको, अंडर रूट, ठीक है। मतलब अगर मैं आपके सामने कोई वेक्टर डाल दूं लाइक दिस कि भाई लो 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे? बोलो कितना आएगा? 4 प्लस 49 प्लस 9, बोलो कितना हो गया? 60 पक्का? 18,000, ठीक है, जो भी आएगा। तो ये आपका इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बेहतरीन चीज बता रहे हैं कि दो वेक्टर लिखो यार, है ना, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट वो दोनों अलग अलग वेक्टर, मतलब राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो जब भी अगर आपको मैग्नीट्यूड सेम रखना है तो आप हमेशा ऐसा करो, जैसे मैंने लिखा 3i प्लस 2j प्लस 4k, ये एक वेक्टर लिख दिया, ठीक है। अब आपको मैग्नीट्यूड सेम रखना है, दैट मींस दीस कोएफिशिएंट मस्ट बी सेम। करना क्या है, या तो इसको इंटरचेंज कर लो इधर उधर, है ना, या फिर किसी एक में माइनस माइनस लगा लो। तो आप बहुत सारे पेयर बना सकते हो। एक वेक्टर और ले लो बेटा, इसमें माइनस लगा दिया, बाकी दोनों एज इट इज रखो या किसी को चेंज कर लो, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम। अगर मैं आपके सामने एक और लिखूं तो देखो 3i प्लस 4j प्लस 2k, इसका भी मैग्नीट्यूड पहले वाले के बराबर ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात ना? यानी कुल मिला के मुझे ये तीन कोएफिशिएंट्स चाहिए, स्क्वायर करके सम, दैट मींस कुछ भी कर लो, हमेशा तो सेम ही आएगा। बोलो कितने बना सकते हो आप, ये भी देख लो भाई। आप 3 में कितने पेयरिंग कर सकते हो? तो माइनस प्लस का जो सिस्टम है उसकी पेयरिंग बन सकती है, एक इसके कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में। बना के देख लो, ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने अभी इसमें नहीं पूछ रहा हूँ ना, ठीक है। हाँ, बना लो। फैक्टोरियल 3 तो यही हो गया, दैट मींस 24 तरीके तो यही हो गए। अरे बोलो, 24 फैक्टोरियल 3 तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, 24 तो वेक्टर ये हो गए, और फिर उसके बाद सॉरी 6 तो ये हो गए। अब माइनस में देख लो कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें ज्यादा हो सकता है, ठीक है। सिंगल माइनस भी हो सकता है, डबल माइनस भी हो सकता है, ट्रिपल माइनस भी हो सकता है। अब सिंगल माइनस के 3 हो गए, डबल माइनस के भी 3 पेयर बनेंगे, ट्रिपल माइनस का एक ही पेयर बनेगा, प्लस भी हो सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग देख लो कितने बनेंगे, वो आपके ऊपर है। ये समझ में आया सकता है नहीं? कि सर कोई भी दो वेक्टर लिखने हैं हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। लिख लोगे? अब दूसरा, अगर दो वेक्टर आपको लिखने हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो लेकिन सेम डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड अलग अलग, देखो ये वेक्टर A मान लो, ये वेक्टर B मान लो, बोलो ये दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन सेम है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर अगर ऐसा है तो अगर मैं इसको A वेक्टर कह रहा हूं ना, तो इस बात की गारंटी ले रहा हूं मैं, इट शुड बी लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर। बोलो मैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? सेम डायरेक्शन में है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के। अब ये भी बता दो कि यहाँ पे लैम्डा हमारा कोई एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, बोलिए एग्री? अच्छा, तो अगर मुझे दो वेक्टर लिखने पड़े कि जिनका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो आप कोई भी एक वेक्टर लिख लो, i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और उसमें कितने से मल्टीप्लाई मार दो? दूसरे वेक्टर 3 से कर लो, 3i कैप प्लस 2j। इन्होंने कहा राइट एनी टू में मतलब आप स्पेसिफिक, दो स्पेसिफिक लिखिए, ठीक है। सॉरी 3 यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे कितना 6, समझ में आ गया? 9। ये दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हो गए? सेम डायरेक्शन में बट मैग्नीट्यूड इनका अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड अगर कुछ है तो उसका 3 गुना इसका मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा? कर लोगे इसको? चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा डन। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। कर लोगे इसको? अगला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो जो चीज बताना चाह रहे हो ध्यान रखो, कभी भी दो आप वेक्टर को इक्वल रख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे लिखा x i कैप प्लस y j कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो याद रखना दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया? अच्छा, कोई भी वेक्टर लिखते हैं ना, तो वेक्टर में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, दो तरह के कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के ना। तुम अभी गलत समझ रहे हो, तुम जो बोल रहे समझ रहे हो वो ये वाला कि सर ये वेक्टर है तो उसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ऐसा टुकड़ा और एक टुकड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वेक्टर अगर i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में लिखा है ना, तो टू डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है स्केलर कंपोनेंट और एक होता है वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट किसी वेक्टर के क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं हम। बेटा अगर ये लिखा है ना
जैसे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और कोई बोले क्या इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, तो सिंपल आपसे पूछ रहा है कि यार स्केलर क्या क्या है इसमें, है ना, सीक्वेंस में वो भी, तो आप लिखेंगे स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर r, कॉमा करके लिखना है 3, 2, 5। वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर r कुछ नहीं, i कैप j कैप k कैप के साथ लिखना है, यानी 3i कैप कॉमा 2j कैप कॉमा 5k कैप। समझ में आ रहा है? तो ये दो क्वेश्चन आपको लगातार 1 बाय 1 दे रखे हैं। दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहे हैं बेसिकली? अच्छा चलिए, तो मैं दोनों क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल, मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। हो जाएगा? x की वैल्यू कितना 2, y की वैल्यू 3। तो बहुत सिंपल है। कह रहा है फाइंड अ स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर और वेक्टर के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम किसी भी पॉइंट को बिना नाम का नहीं छोड़ते, कोई भी पॉइंट है तो उसको नाम देते हैं, ए है, बी है, सी है, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं। और वेक्टर के अंदर कोई वेक्टर अगर बिना नाम के है तो उसको भी नाम दे देते हैं कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी यहाँ पर फिलहाल पॉइंट दे रखा है, कह रहा है कि यार एक पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, दिस इज 2, 1, तो आप उसको क्या लेट कर लोगे ए, और दूसरा पॉइंट बेटा टर्मिनल पॉइंट उसको हम बी ले लेते हैं, दिस इज गिवन -5, 7। तो अब आप बताओ कि आपको किस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है? ए बी वेक्टर का। तो ए बी वेक्टर कोई बता सकता है मुझे यहाँ से? बोलो, पता है क्या करना है? ए बी वेक्टर याद है नहीं याद है? आता है? ए बी वेक्टर कैसे निकले? याद रखना, बाद वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके आई कैप, जे कैप और के कैप रिस्पेक्टिवली लगाना होता है। तो बताओ कितना है? -7i कैप प्लस 6k कैप आ गया। अगर के होता तो के भी लगा लेते। अब इसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा? -7,6 कितना होगा? -7,6। वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ -7i कैप कॉमा 6। ठीक है, समझ में? ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यार 3 वेक्टर दे रखे हैं, मतलब इससे बेकार क्वेश्चन नहीं मिला मुझे अभी तक। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ आई, जे एंड के। कह रहा तीनों को जोड़ो, सम ऑफ दीज 3 वेक्टर्स हो जाएगा। आई वाले टर्म्स आई के साथ सॉल्व होंगे, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ। ये आप खुद कर लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बोला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो जो गिवन वेक्टर है उसका इन्होंने नाम दे रखा है ए वेक्टर, और वेक्टर बेटा गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k। इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए। बोलो, लिखूं एनी अ वेक्टर, कौन सा वेक्टर? अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और ये किसके बराबर होगा? बोलो, अरे कितने लोग जान गए ये क्या है? अरे यार किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर चाहिए तो ये क्या होगा? बोलो यस और नो। अब आप क्या कर रहे हैं? इसका फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। सबको पता है क्या करना है? ये वेक्टर छाप के लिख दो यहाँ पे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और उसके बाद √1 + 1 + 4 या क्या आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √6। तो दिया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कहता है कि यार मुझे ना ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। बोलो कितना निकालना, क्या निकालना मतलब फिर आपको? 8 है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, तो हमें -8 है। ए कैप तो जैसे निकाला वैसे ही निकालेंगे, बस उसके आगे 8 या -8 लग जाएगा दोनों क्वेश्चन में जो मैंने बोला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिखने की जरूरत है? मतलब आप इसको कर लीजिएगा एक बार। एक्चुअली ये ना है ही चैप्टर इसलिए कि यहाँ तक आता है नहीं आता चेक करने, ठीक है। जब आपको मैं आरएस पे लेके जाऊंगा ना ये पूरा पढ़ाने के बाद, तो आप केवल क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली रीड करेंगे 10 या 12 क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से छोड़ के, बाकी आप खाली रीड करोगे, आपको पता है तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे सिस्टम बनेगा। तो यही फिर यहाँ पे बना रहे हैं बेटा। एक कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, मतलब पी क्यू की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे पी पॉइंट आपको गिवन है 1 2 3 और क्यू पॉइंट भी गिवन है दैट इज 4 5 6। अरे भाई सही है? अच्छा, अब बताओ पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लोगे? पहले तो आप पी क्यू वेक्टर निकालोगे। बोलो बोलो कितना?
अब आप कहेंगे सर इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखेंगे, अ वेक्टर, सॉरी कैसा है यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो क्या, PQ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। बोलो यार सही है? यस सर। अब आप ये वैल्यू रख लेंगे, नीचे मैग्नीट्यूड रख लेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, कर लेंगे इसको, छोड़ दूं आगे के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा दे रखा है कि भाई एक वेक्टर ए दे रखा है IJK के फॉर्म में, एक वेक्टर बी दे रखा है IJK के फॉर्म में, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो पहले क्या करोगे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकालोगे और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालोगे, कर लोगे इसको? यस सर। पक्का? चलो करो, स्टार्ट करिए। क्वेश्चन में दे रखा है A वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, B वेक्टर गिवन है माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। बेटा मुझे पहले निकालना है A प्लस B वेक्टर और फिर इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, लैंग्वेज के साथ लिखिएगा प्रॉपर अच्छे से, करो जरा इसको। चलो देखो A प्लस B वेक्टर कितना आया, I कैप प्लस K कैप। अच्छा अब हम लिखेंगे, अब यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर, प्लीज कोई बताए क्या होगा सर? A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अच्छा ठीक है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज I कैप प्लस K कैप, बोलो सही है? और अपॉन में 1 का स्क्वायर यानी I कैप प्लस K कैप अपॉन, समझ में आ रहा है? ओके अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। नाम नहीं दिया उन्होंने उसका, तो हम अपने पास से नाम दे दें। चलो 10वां क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ये जो गिवन वेक्टर है वो A वेक्टर है, फिर मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ूंगा, ठीक है? तो आप बताइएगा मुझे क्या निकालना है। कह रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। बताइए क्या निकालना है? 8 हो जाएगा? यस सर। अगला क्वेश्चन है, शो दैट दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझाने वाला क्वेश्चन है, प्लीज समझ लीजिए ध्यान से। 11th क्वेश्चन देखो यार बेटा, आपको दो वेक्टर गिवन है और कह रहा है कि प्रूव करो कि दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर। मैंने उस दिन इस पर थोड़ा स्पेसिफाइड भी करा था आपको, थोड़ा सा कोलिनियर वाली बात पे, कि यार दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो कुल मिला के या तो ये होगा, बोलो यस सर। या फिर ऐसा भी हो सकता है B वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर, ठीक है? ये तो लैम्डा इज एनी स्केलर, तो ये हमारा पैरेलल या कोलिनियर होंगे। अगर कभी भी दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करना है तो सबसे बेस्ट है किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में आप लैम्डा टाइम्स करके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बस ये चेक करना है। तो मैं आपके सामने दोनों वेक्टर लिख रहा हूँ, A वेक्टर भी और B वेक्टर। इन्होंने नाम तो शायद नहीं दिया है, तो हम नाम लेट कर लेते हैं। लेट दिस इज योर A वेक्टर, बोलना क्या है, 2i माइनस 3j प्लस 4k क्या, यहाँ पे माइनस 4i प्लस 6j क्या, माइनस 8k क्या। ये कोलिनियर प्रूव कर रहे हैं। अब बताओ B वेक्टर में कुछ चेंज करें, कुछ कॉमन है क्या? कॉमन है -2, क्या बचेगा 2i क्या माइनस 3j क्या प्लस, बोलो एग्री? यस सर। और अब इस वाले को मैं लिख सकता हूँ B वेक्टर इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर, लिखेंगे अब देयरफॉर A वेक्टर एंड B वेक्टर आर, सबको मेरी बात समझ में? वैसे एक तरीका और होता है दो वेक्टर्स को कोलिनियर बताने का या पैरेलल बताने का। इनके बेटा सुनो ध्यान से, रिस्पेक्टिव जो इनके कंपोनेंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो, जैसे 2/-4 -1/2, इसको करो, इसको करो, ठीक है? दो डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास कि सर दो वेक्टर है ना, उनके अगर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हैं, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हैं, तो भी हमारे दो वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर। या A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर और B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर, ठीक है? तो भी हमारे दो वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। बात समझ में आ रहा है? इसको जरा नोट करो जल्दी से, ये वाला चीज जल्दी से।
इस चीज को नोट करके लिख लेना। इसके बाद if respective components of two vectors are proportional, then also we can say both the vectors are collinear. Then also we can say both the vectors are collinear. समझ में आ रही बात? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। कल बात करी थी डायरेक्शन कोसाइंस की परसों। अरे बताओ डायरेक्शन कोसाइंस बताने भाई। अब एक सेकंड के लिए जरा यहाँ पे देखना, कोई भी वेक्टर देखो उसके डायरेक्शन कोसाइंस आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बोलो क्या फॉर्मूला है डायरेक्शन कोसाइंस का? a अपॉन ठीक है, याद है? मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, उसके हिसाब से अगर जिसको नहीं भी याद होगा ना, जिसने पिछली क्लास नहीं करी है, तो वो भी एक बार को समझ लेगा। बेटा हमें एक वेक्टर दे रखा, मान लेते हैं लेट करके ये a वेक्टर है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कह रहा है इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। ठीक है, सुनो तीन चीजें होती हैं यहाँ पर। पहला क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है जो इसके कोएफिशिएंट है कॉमा करके लिखो इन एंगुलर ब्रैकेट। तो कोई पूछे कि व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, तो इसको ऐसे लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट में 1 2 3। ठीक है, अगर कोई पूछे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर, तो बेटा ध्यान से सुनना, ये आता है 1 अपॉन अंडर रूट दिस स्क्वायर यानी कितना हो गया 2 अपॉन और 3 अपॉन अंडर रूट। इसी को बेटा बोलते हैं cos अल्फा। अल्फा क्या है? एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द x एक्सिस। सो cos बीटा, बीटा क्या है? एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द y एक्सिस। एंड सिमिलरली गामा बता देंगे। तो cos अल्फा अगर 1/√14 है, कोई पूछे अल्फा बताओ तो समझ में आ रही बात? कर लेंगे आप इसे। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज अगर हम बात करें कि वैसे ठीक है सर यहाँ तक बात आप समझा रहे हो सारी बात, तो डायरेक्शन कोसाइंस कभी भी निकालना है, क्या जरूरी है कि मैं डायरेक्शन रेशियो निकालूं? कोई मैंडेटरी नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सर टीचर को मैंने ऐसे लिख दिया क्या पता वो मेरे मार्क्स कट कर ले, तो यार डायरेक्शन कोसाइंस के लिए फॉर्मूला बता देना, क्या फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हो। अरे कर लोगे इसको, बता दोगे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर a वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप इक्वल टू इतना होता ना, फॉर्मूला लिख लिया और लिख लिया। वैसे जरूरत नहीं है, बहुत छोटी चीज है, इसके लिए कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात सब? ओके, अब ये कह रहे हैं कि यार एक काम करो, हमें एक डायरेक्शन कोसाइंस बताना है वेक्टर का जो दो पॉइंट को जोड़ने से बने, जिसमें आपका a टू b डायरेक्शन हो। a पॉइंट दे रखा है 1 2 -3 और b पॉइंट दे रखा है -1 -2 एंड 1। बताओ a b वेक्टर बता सकते हो? अरे बोला कि दिस माइनस दिस आई कैप, दिस माइनस दिस जे कैप, दिस माइनस दिस के कैप, सही है? अब आपको इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना, निकाल लोगे? बोलिए क्या लिखोगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर आर। लिखने का तरीका देख लो भाई, -2 अपॉन अंडर रूट -4 16 16 32 4 36, तो 6 हो जाएगा। अगली लाइन में इसको रिड्यूस कर लीजिएगा, -1 अपॉन 3। आपको लगता है कि ये आंसर होगा? कई बार बुक में अलग आंसर दे सकता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि रेशियो क्या है ये? मेरी बात समझ रहे हो? बुक में आपको ये भी आंसर मिल सकता है कि जो भी इसमें कॉमन है ना वो खत्म। रेशियो में यही होता है, जो भी कॉमन सब खत्म, यानी बुक में आपको ये भी मिल सकता है। डायरेक्शन रेशियो आपका मन है आप ऊपर वाला लिखो तब भी सही माना जाएगा, नीचे वाला लिखो तब भी सही। सर इन दोनों में एक्यूरेट कौन सा है? एक्यूरेट। समझ आ रही बात? ठीक है, तो अगर केवल क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, केवल डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, तो आप ये लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन रेशियो आ रहा है, सही है ना,
डायरेक्शन क्या आ रहा है, रेशियो। तो आप अगर ये आंसर आ रहा है तो ये लिखें। आप देखिए सर डायरेक्शन रेशियो ऐसा आता ही नहीं है। अरे भैया कई बार आ सकता है, अगर कोई वेक्टर जैसे अपॉन अपॉन के फॉर्म में दे दे तो ध्यान रखना। डायरेक्शन कोसाइंस में ऐसा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? किसमें लिख सकते हो? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइंस में कॉस अल्फा है अलग है, ये कॉस बीटा है अलग है, ये कॉस गामा है अलग है। ये क्या दोनों से जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है उसके लिए मैं ये बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस की जगह पे डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे होते और ये आता तो आप आंसर ये लिख सकते थे। समझ में आ रहा है? लेकिन क्योंकि हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहे हैं भाई, कॉस कभी -2 हो सकता है क्या? बोलो कॉस कभी 2 हो सकता है क्या? नहीं ना। दैट मींस दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसके नीचे आप कोई सिंपलीफिकेशन नहीं करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस में। लेकिन अगर ये डायरेक्शन रेशियो होता तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि सिंपलीफिकेशन करना पड़ता। समझ में आ रहा है? एक बार नोट कर लो, ठीक है। इन केस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, no simplification done in the final result, no simplification will be done, लिख देना, no simplification will be done in the final result, but in case of direction ratios simplification will be done if required, ठीक है, if required। यहां तक बात समझ में आ रहा है? ओके। अभी बेटा एक क्वेश्चन देखना जरा ध्यान से। यहां पे लिखा है कि यार ये प्रूव करो कि एक वेक्टर है जो 3 एक्सिस OX, OY और OZ तीनों से इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है। प्रूव दैट I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप इज इक्वली इंक्लाइंड विद दी OX, OY एंड OZ। OX का मतलब x एक्सिस होता है भाई, OY का मतलब क्या होता है y एक्सिस, OZ का मतलब z एक्सिस। इतनी बात समझ में आ रही मेरी? अच्छा अब सुनना ध्यान से। एंगल बिटवीन टू वेक्टर के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। लेकिन जब हमें एक्सिस से कुछ प्रूव करना हो एंगल का, तो हमें पता है कि कोई भी वेक्टर x एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम क्या कर देते हैं? अल्फा। y एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं? बीटा। और z एक्सिस से जो एंगल बनाता है गामा। तो अगर इनके हम cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकाल लें, जो कि कोई भी वेक्टर देख के हम तुरंत निकाल लेते हैं, तो हम वहां से अल्फा बीटा गामा भी निकाल सकते हैं। और अगर अल्फा बीटा गामा निकालें और तीनों बराबर आ रहे हैं तो कह देंगे कि भाई ये वेक्टर जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है विद द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। लेकिन इसके अलावा x, y, z के अलावा किसी और वेक्टर से अगर इक्वली इंक्लाइंड की बात करेगा ना, तो फिर हम ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते। फिर हमें कहां पे जाना पड़ेगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर वाले कंसेप्ट पे, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा इस क्वेश्चन में जो ध्यान से सुनना, कौन सा नंबर है? 14। जरा ध्यान देना बेटा। एक वेक्टर हम ले लेते हैं I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। कह रहा है कि प्रूव करो कि ये जो वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। सही है। अच्छा मैं क्या काम करता हूं, सबसे पहला काम इसका क्या निकाल देता हूं? बोलिए क्या निकलेगा? एग्री? अब मान लेता हूं कि अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर A विद द x एक्सिस, y एक्सिस, विद OX, OY एंड OZ रिस्पेक्टिवली। लिख लो। लेट द एंगल्स, लेट ऐसे लिख लो, अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स made by a vector with OX, OY and OZ respectively। अरे बोलो सही है? आप एग्री कर रहे हो? तो बताना cos अल्फा कितना हो गया? अल्फा बताओ, अल्फा बताओ जल्दी से। ठीक है। cos बीटा, बीटा कितना हो गया? cos गामा,
तीनों बराबर आ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, सिंस क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, देयरफॉर बोलिए A vector is equally inclined with OX, OY and OZ. Hence 2. भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज जल्दी करिए सर, जल्दी करो। चलो भाई, अच्छा ऑनलाइन का भी सिस्टम ऐसा है ना, किसी किसी को ही समझ में आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी बात बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपको एक एक चीज करा लूंगा जब मेरा एक बार सिलेबस हो जाएगा। एक बार हो गया उसके बाद मुझे दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं आपको कहीं से पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद तो मैं एरिया वाइज जा के पढ़ा दूंगा कि आज नितेश सर हमारे घर आ रहे हैं 9 से 10, फिर खाना भी खाएंगे पढ़ाएंगे, है ना? ऐसा 8 से 10 यहीं आ गए विद फैमिली ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R, ठीक है, which divide the line segment joining the point P and Q whose position vectors are given। बेटा OP वेक्टर गिवन है, देखना क्या लिखा, I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, और Q वेक्टर का पोजीशन वेक्टर यानी OQ वेक्टर गिवन है। पीछे बात नहीं करो भाई प्लीज, माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। कह रहा है इन द रेशियो 2:1। पहले पार्ट में पूछा है इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में पूछा है एक्सटर्नली। देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ज्यादातर बच्चे 2 सेकंड में कर लेंगे इसको, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों में, ठीक है भाई। 2 इंटू OQ वेक्टर प्लस 1 इंटू OP वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1, ये इंटरनल का हो गया। एक्सटर्नल वाले में क्या हो जाएगा, 2 इंटू OQ वेक्टर माइनस 1 इंटू OP वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1। समझ आ रहा है? अच्छा ऐसे तो बहुत आसान है, लेकिन इसका जो एक्सट्रैक्ट है ना, इसका असली जो चीज है वो इसके डायग्राम में, कि भाई डायग्राम आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए आपको ये बनवा रहा हूँ, एग्जाम में आपको नहीं बनाना है, सिर्फ अभी समझने के लिए बनाना है कि अगर ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो दिस विल बी कंसीडर एज OP, ये ओरिजिन है, दिस विल बी OQ, और इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे R होगा, ये स्मॉल r वेक्टर कह रहे हैं, जिसको हम OR वेक्टर कह रहे हैं। तो बेटा अब मैं पहला पार्ट निकाल रहा हूँ, OR वेक्टर शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये 2:1 है, या ऐसे भी लिखना है तो बिल्कुल भी मत लिखो, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखो PR रेशियो QR, और ये कितना है बेटा 2:1। मेरे को तो ये ज़्यादा सही लगता है इसमें लिखने की बजाय। कई बार बच्चा समझता है लेंथ 2 है, ये लेंथ 1 है, वो नहीं है, लेंथ 1 नहीं है, रेशियो विल बी 1 है, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग इज 1 टाइम्स ऑफ समथिंग। तो OR कितना होगा, ट्वाइस ऑफ OQ प्लस OP डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अरे बोलो सही है, 2 इंटू दिस 1 इंटू, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख के निकाल लोगे या वो भी मैं बताऊँ, माइनस I प्लस J प्लस K प्लस I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप और होल अपॉन में हो गया 3। इसे सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में भी OR वेक्टर ही निकालना है, बट डायग्राम थोड़ा अलग होगा कि ये अगर P है ये Q है। अब मुझे बताना कि जो हमारा R पॉइंट है वो Q के क्लोज होगा या P के क्लोज होगा? P के क्लोज होगा। 2:1 दे रखा है, अबे PR रेशियो QR दे रखा है, तो बताइए ज्यादा क्या है, PR ना, R किसके क्लोज होगा, Q के क्लोज होगा। समझ में आ रहा? तो R यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं R ये है, ये ओरिजिन ले लो, दिस इज OP वेक्टर, दिस इज OQ वेक्टर, दिस इज OR वेक्टर। अरे समझ में आ रहा है? और यहाँ पर भी देखो PR वेक्टर रेशियो QR, ये जो दे रखा है इट विल बी व्हाट, समझ में आ रही बात? अच्छा अब यहाँ पर निकालोगे OR वेक्टर, यार फॉर्मूला ऊपर वाले से ही निकालते हैं, है ना? तो कितना आ गया, 2 OQ वेक्टर सॉल्व करके आंसर दे देंगे। ये है बेटा ओवरऑल आपका 15 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी रीड कर रहा हूँ, 2 नहीं 3 बचे हुए हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। P पॉइंट दे रखा है, Q पॉइंट दे रखा है, आपको मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है। बोलो, तो आप OP वेक्टर निकाल लेंगे, दे रखा है 2 3 4, तो कितना आएगा OP वेक्टर बताओ, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। ऐसे दूसरे वाला निकाल लोगे। अच्छा अब आपको OR वेक्टर निकालना है जो है मिड पॉइंट, तो बोलो क्या होगा,
OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर डिवाइड बाय 2 कर लोगे इसको। Yes, sir. अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि भाई 3 सर वर्टिसेस दे रखे हैं और तीनों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। तो 3 वर्टिसेस के अगर पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो क्या आप बताओ मुझे, आप अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो तीनों पॉइंट बता सकते हो? बोलो हाँ या ना। जैसे इस कैपिटल ए मान लें, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी। कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गिवन है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो बच्चों आप ए का कोऑर्डिनेट बता दो, 3 माइनस 4, ऐसे बी का भी निकालेंगे, सी का। अच्छा वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो, ठीक है। प्रूव करने को ये कह रहा है कि ये प्रूव करो कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए कभी भी वेक्टर में अगर आपको ABC को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं कि यार दो लाइन के बीच में, दो साइड के बीच में 90 डिग्री दिखा दो तो राइट एंगल हो गया, और नहीं तो फिर एक काम करो पाइथागोरस। पाइथागोरस के लिए मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, लेंथ, है ना, 3 लेंथ निकालने का। तो क्या आप मुझे यहाँ पे AB वेक्टर बता सकते हो? अगर इसका भी पोजीशन वेक्टर पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, Yes, sir. समझ लो इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है ना, बेसिकली A वेक्टर नहीं क्या है, समझ रहा है? इसका फॉर्मूला याद है आपको? याद है ना? AB वेक्टर निकल जाएगा। अच्छा लगे हाथ उसका क्या निकाल देना, अरे बोलो। Yes, sir. अच्छा ऐसे फिर BC वेक्टर निकाल लेना, कितना आएगा OC माइनस OB। अच्छा लगे हाथ इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल देना, Yes, sir. और ऐसे फिर CA वेक्टर निकाल देना, बोलो OA माइनस OC, और फिर इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल देना, बोलो भाई तीनों का मैग्नीट्यूड निकल गया। अच्छा किसी भी दो स्मॉलर वाले को स्क्वायर का जो सम है अगर तीसरे वाले के बराबर हुआ तो कह देंगे कि भाई ऐसा है, ये हमारा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम हुआ तो राइट एंगल किससे बनेगा, बी पे। इन दोनों का सम हुआ तो राइट एंगल किससे बनेगा, ए पे। अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम उसके स्क्वायर के बराबर हुआ तो किस पर राइट एंगल बन रहा है, सी पे। समझ में आ रही बात ना? जो कॉमन आ जाएगा उसमें ये एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं क्लास में दोबारा इसे कराऊंगा, समझे क्या? तो एंगल भी पढ़ाएंगे ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर भी पढ़ाऊंगा तो उसमें आगे करेंगे, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं इसमें बेटा 18 और 19 मैं आपको दे रहा हूँ खुद से एक बार दिमाग लगाने को। वैसे मैं कल इसको रीड जरूर करूंगा, और हमारा प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स वाला टॉपिक है, ये हमारा 2 दिन लगेगा, एक दिन डॉट प्रोडक्ट, एक दिन क्रॉस प्रोडक्ट, फिर क्वेश्चन, है ना। चलिए थैंक यू।